वेरी वेरी इवनिंग बुआ लोग। आप लोग को पिछला वीडियो में जो पहला वीडियो था कौटिल्य जी टीचिंग सेंटर का कि डेली टेस्ट, जैसा कि हम घोषणा भी किए थे, डेली टेस्ट डिस्कशन का प्रारूप आपके बीच में जाएगा। तो उस डिस्कशन का एक छोटा सा प्रारूप किया था। हालांकि अभी जो ऑनलाइन आप देख रहे हो वो ऑफलाइन क्लास का मटेरियल है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मजा लीजिए। कौटिल्य जीएस आपके हमेशा साथ रहा है और साथ रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के टेस्ट की शुरुआत किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। बैंक रेट में परिवर्तन से प्रभावित होता है। गौर से सुनिएगा, बैंक रेट में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बैंक रेट में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो पहला क्वेश्चन बना कि बैंक रेट है क्या? तो वह रेट, वह दर जिस पर आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है, वह दर जिस दर पर आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंकों को, अपने व्यापारिक बैंकों को, अपने वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है, उस दर को ही बैंक रेट कहा जाता है। यदि आरबीआई बैंक रेट जो ब्याज दर है वो कम कर देगा तो बैंक अधिक से अधिक लोन लेगा। यदि बैंक रेट बढ़ा देगा तो बैंक कम से कम लोन देगा। मतलब यदि बैंक रेट में कमी होगी तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अधिक लोन लेगी, कर्ज लेगी। यदि बैंक रेट बढ़ा दिया जाए तो कम कर्ज लेगी। अब यदि अधिक कर्ज लेगा तो बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो पैसा अपने पास तो रखेगा नहीं, वो पैसा क्या करेगा? हम लोगों को देगा। मतलब बैंक रेट कम हुआ तो व्यापारिक बैंकों आरबीआई से ज्यादा कर्ज दिया और हम लोगों ने मार्केट में बांटा। मार्केट में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा में जैसे ही वृद्धि होगी तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। कल भी बताए थे, मुद्रास्फीति में मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वस्तु की परचेजिंग पावर। मतलब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत वस्तु की मात्रा मुद्रा के तुलना में कम होगी। जिसकी मात्रा कम होगी उसका मूल्य ज्यादा हो जाएगा। इसी अवस्था को इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, मौद्रिक नीति अपनाती है। मौद्रिक नीति में आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देती है। बैंक रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि बैंक रेट जैसे ही बढ़ेगा, बैंक रेट के बढ़ने से बैंक आरबीआई से कर्ज कम लेगी। बैंक के पास खुद पैसा रहेगा तो मार्केट में लोन वो कम देगी। धीरे धीरे मार्केट के मुद्रा की मात्रा कम होगी और उसका मूल्य धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उत्तर भी निकल गया होगा। उत्तर क्या होगा? ब्याज दर या बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ऋण देने वाला है। बैंक दर कम होगा तो बैंकों के द्वारा अधिक मार्केट में लोन दिया जाएगा। बैंक रेट बढ़ेगा तो बैंक के द्वारा मार्केट में कम लोन देगा, क्योंकि वो भी खुद आरबीआई से कम लोन लिया है। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला, बैंक रेट, बैंक दर, बैंक रेट, बैंक दर वह दर होता है, बैंक रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक को, सीबी को, अपने कॉमर्शियल बैंक को उधार या कर्ज देती है। उधार या कर्ज देती है। उधार या कर्ज देती है। यदि बैंक रेट में वृद्धि कर दिया जाता है बैंक रेट में वृद्धि कर दिया जाता है, बैंक रेट में वृद्धि कर दिया जाता है
तो आरबीआई से बैंक कम उधार लेती है, आरबीआई से बैंक कम उधार लेती है, और यदि बैंक रेट में कमी कर दिया जाता है, बैंक रेट में कमी कर दिया जाता है, तो आरबीआई से बैंक अधिक उधार लेती है, अधिक कर्ज लेती है, अधिक लोन लेती है, अधिक कर्ज लेती है। अब इन्फ्लेशन का रिलेशन कैसे होगा फिर लिखेंगे, अगला पॉइंट देखिए, बैंक रेट में परिवर्तन करके आरबीआई, बैंक रेट में परिवर्तन करके आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। एक लाइन और, बैंक रेट में परिवर्तन होने से, बैंक रेट में परिवर्तन होने से, बैंक रेट में परिवर्तन लेने से वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक बाजार में देने वाली ऋण की मात्रा में परिवर्तन कर देता है। मार्केट में, बाजार में देने वाली ऋण की मात्रा में परिवर्तन कर लेता है, ऋण की मात्रा में परिवर्तन कर लेता है, ऋण की मात्रा में परिवर्तन कर लेता है। एक का उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन का, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। अनुच्छेद 33 में कहा गया, अनुच्छेद 33 में कहा गया कि संसद कुछ विशेष परिस्थिति में मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उत्तर क्या होगा दूसरा का क्वेश्चन का बी नंबर, संसद। एक लाइन लिख लेंगे, हमारे संविधान में अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकार में युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उत्तर निकलेगा क्या चीज, बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटा सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाने का अधिकार संसद के पास। गौर से सुनिएगा, न्यायाधीश को हटाने के संबंध में संकल्प संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत के साथ किसी एक ही सेशन में, किसी एक ही सत्र में पारित करना होता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा ने कर दिया बजटकालीन सत्र में और राज्यसभा किया मानसूनकालीन सत्र में, नहीं, बिल्कुल गलत। कोई एक सेशन, या तो बजट काल हो, बजटकालीन सत्र, तो बजटकालीन सत्र में ही लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित करना होगा। मानसूनकालीन सत्र है तो मानसूनकालीन सत्र में ही लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से पारित करना होगा, या शीतकालीन सत्र है तो शीतकालीन सत्र में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करना पड़ेगा। तो हटाने का अधिकार संसद के पास है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी सेम कंडीशन,
हटाने का अधिकार संसद को है। तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, को भी हटाने का अधिकार संसद को है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, और अटॉर्नी जनरल को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लिख लेंगे एक पॉइंट। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है, अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर किया जाता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर किया जाता है। इनको हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। हटाने का अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। जल्दी से 2 क्वेश्चन सुन ले। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, वो मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। फिर भी अटॉर्नी जनरल को लोकसभा, राज्यसभा के किसी भी सदन में, किसी भी बैठक में हिस्सा लेने, बोलने का अधिकार होता है। लेकिन जब किसी विधेयक पर मतदान करवाया जाता है तो मत देने का अधिकार नहीं होता है। मतलब यह हुआ कि महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। जबकि 3 जो और ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश को हटाने का अधिकार केवल संसद को है। लेकिन इसके लिए विशेष, दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव किसी एक ही सेशन में पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है। एक लेना और लिख लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, शॉर्ट फॉर्म करते हैं एससी, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और उसे हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। किंतु इसके लिए संसद के दोनों सदन से किसी एक ही सत्र के दौरान, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके,
राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है, तब राष्ट्रपति उसे हटा देते हैं। तब राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं। हो गया, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो उत्तर क्या निकलेगा 3 का? डी नंबर आएगा। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो वही फॉर्मूला होगा C/5 बराबर F - 32/9। इसका उत्तर क्या होगा? 4 का ए नंबर। फॉर्मेट क्या बनेगा? तो C/5 बराबर F - 32/9 इसी फॉर्मेट से निकलेगा। मान कितना है और भी बराबर कर लेंगे, तो बराबर K - 273/5 बराबर R/4। हम लोग को अभी पूछ रहा है किसमें? सेल्सियस दिया हुआ है, किसका पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट का। तो हम लोग क्या करेंगे? C/5 बराबर F - 32/9। C का वैल्यू दिया है 42/5 बराबर F - 32/9। और हम क्या कर लेंगे? 8 पंचे 40, 5 चौका 20 बराबर F - 32/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 चौका 36, 8 9 72 और 3 75। F - 32, इसीलिए F बराबर 75.6 प्लस 32 बराबर कितना हुआ? 0.6 5 3 8 7 3 10 और 5 2 7 6 5 2 7 7 3 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। उत्तर निकला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कारक बढ़े। अगला, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां होगा? फोकस पर। 5 का क्वेश्चन, उत्तर क्या होगा? बी पर। कैसे होगा? यहां पर चले, यह F2 F1 F1 F2, लेकिन यहां पर क्या होगा? 2F1 और यहां से चले अनंत से आ रही है प्रकाश। किस पर बना? F पर बना, फोकस पर। उत्तर क्या होगा? फोकस पर। उत्तर बी नंबर। 7वां क्वेश्चन, किसी परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसका मतलब? छठा का उत्तर बी। छठा का उत्तर हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग को पता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, परमाणु संख्या 1। अब आइए, हम लोग को पता है कि परमाणु संख्या Z बराबर E बराबर P, Z बराबर E बराबर P। तो परमाणु संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना? 1। प्रोटॉन की संख्या भी कितना? 1। अब हम जानते हैं A बराबर P प्लस N। परमाणु A क्या है? एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यह कितना है? 1। प्रोटॉन की संख्या कितना निकला? 1 प्लस n, इसीलिए n बराबर 1 - 1 बराबर 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। जल्दी से निकलेंगे इसको। सातवां क्वेश्चन, या इसी में एक और ले ले। अब क्वेश्चन है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम,
ट्राइटियम। यहां पर देखें हाइड्रोजन के समस्थानिक पहला प्रोटियम H11 जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 0। दूसरा ड्यूटेरियम H12 जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर सब 1-1। तीसरा ट्राइटियम H13 जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 2। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 2। अब क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है? किसमें? ट्राइटियम। एक लाइन और लिखेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप ट्राइटियम में, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम में रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन चलते हैं, बोमेट संपुट या बोमेट कैप्सूल किससे संबंध रखता है? तो बोमेट संपुट या बोमेट कैप्सूल किडनी से संबंधित रखता है। बोमेट संपुट किससे संबंधित? किडनी से संबंधित। ब्रिक किडनी को ही कहते हैं, ब्रिक या गुर्दा कहा जाता है। उत्तर क्या होगा 7 नंबर में? अच्छा, ब्रिक और गुर्दा, सी और डी दोनों, सी एवं डी। अब उसको ठीक करने के लिए क्या कर दें? गुर्दा को कर देंगे जिगर, तो हृदय हो जाएगा, सॉरी लीवर हो जाएगा। गुर्दा, किडनी, ब्रिक, यदि जिगर रहेगा तो लीवर हो जाएगा। तो यदि काटफूट नहीं करेंगे तो डी और सी दोनों गुर्दा को ही कहते हैं ब्रिक, गुर्दा को ही कहते हैं किडनी। तो किडनी और गुर्दा दोनों में बोमेट संपुट पाया जाता है। इसी में बोमेट संपुट में ही एफरेंट आर्ट की और इफेरेंट आर्ट की आता है, और यहीं पर रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है, सॉरी अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, और रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को निकालकर यूरिन के रूप में यूरिथ्रा में जमा किया जाता है, मूत्राशय में जमा किया जाता है। इसे शरीर से हम लोग समय समय पर बाहर निकाल देते हैं। अब यहां पर देखें बोमेट संपुट क्या है, एक स्क्रीन पर देखें। यह बोमेट, इसे ही कहते हैं बोमेट कैप्सूल, बोमेट संपुट, बोमेट कैप्सूल कहते हैं। इसे कहते हैं हेनरी लूप। इसे क्या कहते हैं? हेनरी लूप कहा जाता है। तो किसमें पाया गया यह? किडनी। किडनी की एक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, और नेफ्रॉन कहते हैं किडनी। न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका का, और नेफ्रॉन कहते हैं किडनी। एक लाइन लिख लेंगे, किडनी या ब्रिक या गुर्दा, किडनी या ब्रिक या गुर्दा की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्रियात्मक एवं
संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन कहलाता है। वहीं पर 3-4 पॉइंट लिखेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाया? न्यूरॉन कहलाया। न्यूरॉन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है फेफड़ा लंग की, अब सब में क्रियात्मक संरचना था, कॉमन कर देंगे। लंग की इकाई यूनिट अल्वियोली, लंग की इकाई अल्वियोली कहलाती है। अल्वियोली कहलाती है। लेकिन सजीव की इकाई कोशिका, सेल थ्योरी। सजीव की इकाई कोशिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 7 का उत्तर डी नंबर। 8वां क्वेश्चन चले, पहली क्लोनकृत भेड़ बनाने वाले भूर्ण वैज्ञानिक कौन थे? भेड़ का नाम क्या था? डॉली। भेड़ का नाम डॉली। जहां पर क्लोनीकृत भेड़ है वहां पर लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? इयान बिलमुट। इयान बिलमुट, डी नंबर। क्वेश्चन आएगा, पहली प्रथम क्लोनकृत भेड़ शिप, जिसका नाम क्या था? डॉली। इसे कौन तैयार किया? इयान बिलमुट के द्वारा। इयान बिलमुट के द्वारा तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा है? तो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार, यदि कोई आपको मत देने से रोकता है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। राजनीतिक अधिकार नहीं है, न ही आपका मौलिक अधिकार है। मत देने का अधिकार। कैसा अधिकार? और मताधिकार के लिए भारत में कैसा प्रयोग किया गया? वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की इजाजत दिया गया है। मतलब जब तक आप 18 वर्ष के नहीं होते हो तब तक आपको मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, केवल यदि 18 वर्ष का हो गया तो यह भी नहीं कि मताधिकार का प्रयोग कर सकते। उसके लिए आपको वोटर लिस्ट में नाम रखना जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तभी जाकर आप वोट दे सकते हैं। आपको वोट देने का कानूनी अधिकार दिया जा सकता है। क्लियर? उत्तर क्या निकलेगा? 9 का सी नंबर। जनहित याचिका 10 नंबर क्वेश्चन का है। 10 नंबर में जनहित याचिका, जन मतलब जनता, जनता के हित में किया गया सुनवाई, जनता के हित में किया गया सुनवाई। तो जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जाता है? तो ऑप्शन देखें, कोई भी जनहितैषी व्यक्ति, हितैषी कोई जरूरी नहीं, हितैषी होना ही चाहिए। कोई भी अधिवक्ता, कोई जरूरी नहीं है कि वो होना चाहिए। कोई भी मान्य नेता, यह भी कोई जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ है तो वह जनहित याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उत्तर क्या निकलेगा? 10वां का डी नंबर। 11 नंबर का वायु ऊष्मा का क्या है? तो वायु ऊष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। धीरे धीरे गर्म होता है और लेट तक गर्म रहता है, मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है। वायु ऊष्मा का कुचालक। 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का सी, वायु। एक लाइन लिख लेंगे, वायु ऊष्मा का कुचालक।
कुचालक, वायु उष्मा का कुचालक, अतः वायु धीरे धीरे गर्म होता है। वायु धीरे धीरे गर्म होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये क्यों है? तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के परत वाला वायुमंडल स्थित। एक लाइन और लिख लेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण, विभिन्न गैसों के मिश्रण वाला वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल पाया जाता है। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 12 नंबर चले। 12 का कारण सबसे बड़ा जाना पहचाना वर्टिब्रेट क्या है? नीली व्हेल कहते हैं, जो स्तनधारी बरकाही जंतु है। नीली व्हेल स्तनधारी बरका जंतु। उत्तर क्या होगा? बी नंबर। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी या कशेरुकी जंतु, वर्टिब्रेट एनिमल, कशेरुकी जंतु नीली व्हेल है। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा, सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी कशेरुकी मगरमच्छ है। सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी वर्टिब्रेट कौन? एक लाइन लिखेंगे, सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी जंतु ऑब्लिक कशेरुकी जंतु वर्टिब्रेट एनिमल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। हो गया। अगला क्वेश्चन कहते हैं एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। गौर से देखिएगा, एस्प्रीन को यदि आप हाथ पर लेते हैं द्रव अवस्था में है, या हाथ पर लेके वह क्या होता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो यहां से एस्प्रीन को आप हाथ पर लिए हैं, सैलिसिलिक एसिड है, तो ठंडक महसूस होता है। इसका मतलब है एस्प्रीन हमारे शरीर से लेटेंट हीट के रूप में गुप्त उष्मा को ग्रहण करता है। वह गुप्त उष्मा उस एस्प्रीन के लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में बदलने में उपयोग में लाया जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, पेट्रोलियम पदार्थ को या एस्प्रीट को या बेंजीन को हाथ पर रखते हैं तो ठंडक महसूस होगा। ऐसा क्यों? जब ये ठंडक महसूस होगा, इसका मतलब गुप्त उष्मा के रूप में आपके शरीर से उष्मा का ह्रास हो रहा है। हम लोग पानी जग नहाते हैं, जग से पानी लेकर नहाते हैं, वो सावर में नहाते हैं, तो सावर में अधिक ठंडक महसूस होता है। रीजन, सावर से निकला हुआ पानी ड्रॉप के रूप में, बूंद के रूप में शरीर पर गिरता है, और प्रत्येक बूंद शरीर से गुप्त उष्मा के रूप में उष्मा को खींचता है, जिसके कारण हमें राहत महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। पसीने से भींगे हुए शरीर पंखा के निकट आते एक राहत महसूस है। क्यों? उस पसीना को सुखाने के लिए शरीर से गुप्त उष्मा के रूप में उष्मा का ह्रास होता है, अतः ठंडक महसूस होती है। उत्तर क्या निकलेगा इसका? बी नंबर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रीन का नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बी नंबर। 14 नंबर चलते हैं, तो 13 का उत्तर बी नंबर।
अब जब ये सैलिसिलिक एसिड आएगा तो सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कर्पूर, शुष्क बर्फ, ये सभी सब्लिमेंट सब्सटेंस है, ऊर्ध्वपात पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदलता है या गैस से सीधे ठोस में बदलता है। 14 नंबर चलते, पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल में जो संक्रमण हुआ, उस संक्रमण के दौरान क्या संभव हुआ? अन्न का उत्पादन संभव हुआ। एक क्वेश्चन पहला बताए थे कल या पिछले टेस्ट में बताए थे कि सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता थे। आग का खोज, चाक का खोज सब किस काल में? नव पाषाण काल में किया गया। तो यहां पर कह रहा पूरा पाषाण के से नव पाषाण काल में कृषि का उन्नत पैदावार होने लगा, अन्न का उत्पादन होने लगा। इसमें आइए, आग का जलाना, तो आग का जलाना जहां होगा नव पाषाण काल में, पहिए बनाना नव पाषाण काल में, लिपि लिखना नव पाषाण काल में। लेकिन किसके संक्रमण के कारण हुआ? अनाज के संक्रमण, अनाज का उत्पादन। पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ? मतलब हम लोग जो प्राचीन यायावर प्रकृति के थे, शिकारी थे, क्योंकि पूरा पाषाण काल में लोगों का मनोरंजन का साधन शिकार ही था। तो शिकारी प्रवृत्ति के बाद हम लोग कृषि करना प्रारंभ किए। धीरे धीरे कृषि के पैदावार में वृद्धि होने लगा, तो पशु पालना भी स्टार्ट कर दिए। पशु पालना, कृषि पालन, कृषि करने, पशु पालन के बाद ही हम लोग चक्का बनाए, पालतू पशु को पाले, आग की खोज किए। यह सब किस काल में? यह सब कैसे होगा? जब तक अनाज का उत्पादन नहीं हुआ था तब तक हम लोग केवल शिकारी घुमक्कर प्रवृत्ति के थे। जैसे जैसे अनाज का उत्पादन प्रारंभ हो गया तो हम लोग का स्थायी निवास स्थान आने लगा। उत्तर निकलेगा ए नंबर, जबकि 14 का उत्तर ए नंबर। जबकि आग का जलाना, पहिया बनाना, लिपि, यह सब किस काल में? नव पाषाण काल में। मतलब आग की खोज, चक्का की खोज, लिपि की खोज, ये सब किस काल में? नव पाषाण काल में। अगला 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब ये एक बिंदु से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को पोटेंशियल कहते हैं, विभव कहते हैं। और 2 विभव के बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं, जिसका विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट बराबर हम लोग को पता है W/Q, V बराबर W/Q। W है कितना? 20 जूल, और Q है कितना? 2 जूल। तो V बराबर 20/2 बराबर 10 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि Q मतलब आवेश कितना है? 2 कूलम्ब। आवेश 2 कूलम्ब है, 2Q है। जबकि W कितना है? 2 कूलम्ब है। W वर्क कितना? 20 जूल है। हम लोग को पता है विभव या विभवांतर V बराबर W/Q बराबर 20/2 बराबर 10 वोल्ट होगा। उत्तर क्या निकलेगा? 10 वोल्ट। उत्तर निकलेगा डी नंबर, 10 वोल्ट। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि विभव या विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। विभव या विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, जो परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में समानांतर क्रम में करंट को आमीटर के द्वारा, करंट को आमीटर के द्वारा, जिसे परिपथ में सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ? वोल्ट मीटर समानांतर, आमीटर श्रेणी, वोल्ट मीटर समानांतर, आमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 16 नंबर कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सा वर्णक रोडोप्सिन
कहाँ उपस्थित होता है? चुपचाप सुनिए। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन विटामिन ए का प्रमुख घटक है। या रोडोप्सिन रेटिना पर पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्रकाश के लिए सेंसिटिव होता है। रोडोप्सिन की कमी के कारण, रोडोप्सिन किसका घटक? विटामिन ए का। तो रोडोप्सिन की कमी के कारण विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी या जीरोपथैलेमिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर? लिख लेंगे 16 नंबर में। 16 का उत्तर हो जाए ए नंबर। हमारे नेत्र, मानव नेत्र के रेटिना, मानव नेत्र के रेटिना जहां किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहां किसी वस्तु का इमेज बनता है, जिसकी प्रकृति रियल, वास्तविक, जब ये रियल होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, एवं वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। इसी रेटिना पर, इसी रेटिना पर, पॉइंट देखिए, इसी रेटिना पर रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, जो विटामिन ए का मुख्य घटक है। विटामिन ए का मुख्य घटक है। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है भाई? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल। रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल। विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी और दूसरा जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया क्लियर? लिख लेंगे विटामिन ए बराबर कर देंगे रेटिनॉल या इसे ही रेटिनिन या इसे ही एक्सरोफाइटल भी कहा जाता है। एक्सरोफाइटल भी कहा जाता है। कमी से रोग कौन सा हुआ? तो एगो तो सबको जानते हैं कौन? रतौंधी। दूसरा होता जीरोपथैलेमिया। रतौंधी जिसे क्या कहते? जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया। 17 नंबर चलते हैं तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो अभी तक देखें तो हमारे प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब?
1976 में 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया। पहला समाजवादी, दूसरा धर्म या पंथ निरपेक्षता और तीसरा एकता एवं अखंडता। इसमें 2 ही चीज दे रहा है, कह रहा है कि समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। एक लाइन लिख लेंगे। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में बयालीसवें संवैधानिक संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा हमारे संविधान में उनसठ प्रावधान को जोड़ा गया। उनसठ प्रावधान को जोड़ा गया। अतः 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है, भारत का लघु संविधान कहा जाता है। अब क्वेश्चन लगा, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अब तक एक के बार कितने शब्द? समाजवादी, धर्म या पंथ निरपेक्षता, एकता या इसी संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी इसी संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना प्रियम्बल कहा जाता है, प्रस्तावना में भी संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन करता हुआ तीन शब्द को जोड़ा गया। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ या धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा एकता एवं अखंडता। उत्तर क्या निकलेगा 17 का डी नंबर। 18 नंबर चले बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक मतलब परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान एक समान, परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान। तो इसके लिए आप जल्दी से सुन लेंगे, किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व में स्वतः विखंडन होता है। स्वतः विखंडन के पश्चात अल्फा, बीटा, गामा किरण का उत्सर्जन होता है। एक अल्फा किरण के उत्सर्जन होने से परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। एक बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब
परमाणु द्रव्यमान समान समान, परमाणु संख्या अलग अलग, ऐसे तत्व को आइसो बार समभारिक तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन का उत्तर निकल गया होगा कि किस किरण के उत्सर्जन से समभारिक तत्व या आइसोबारिक एलिमेंट की प्राप्ति होती है। किसके? बीटा के उत्सर्जन। जल्दी से लिख लेंगे। उत्तर 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के स्वतः विखंडन के पश्चात अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है। गामा किरण का उत्सर्जन होता है। यदि सभी अल्फा, बीटा, गामा किरण का उत्सर्जन हो जाता है, यदि सभी अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन हो जाता है, तो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शीशा बचता है। अतः शीशा को सर्वाधिक अस्थायी तत्व कहा जाता है। शीशा को सर्वाधिक अस्थायी तत्व कहा जाता है। अब क्वेश्चन, एक अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में, एक लिख लेंगे अगला पॉइंट। एक अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। लेकिन एक अगला पॉइंट, एक बीटा के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात बीटा के उत्सर्जन से समभारिक तत्व आइसो बार की प्राप्ति होती है।
ऐसोबार की प्राप्ति होती है, संभारिक तत्व की प्राप्ति होती है। तो एगो काहेल बचेगा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, तो गामा काहेल बचेगा, लिख लेंगे। एक गामा किरण के उत्सर्जन से, एक गामा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 18 का उत्तर क्या था, बी नंबर। अब चलते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का आवश्यक तेल वह तेल है, आवश्यक है या आदर्श के है, जो जलने से हम लोग को उपयोग, जो जलाने के लिए हम लोग को उपयोग में लाया जाता है, उसे आवश्यक तेल हुआ। और आदर्श तेल, आदर्श फ्यूल, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, जो सुगमता से प्राप्त हो जाए, इसके जलने से विषैला गैस का उत्सर्जन कम हो, जिसके जलने से उचित मात्रा में ऊर्जा की, ऊष्मा की प्राप्ति हो पाए। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवश्यक तेल वह तेल है जो जलाने में यूज में लाया जाता है। 19 का उत्तर क्या होगा, सी नंबर। एक लाइन लिख लेंगे, बस एक लाइन। आवश्यक तेल आसानी से, सुगमता से प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसको जलाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसको जलाने में उपयोग में लाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, बड़ी क्वेश्चन पूछता, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया को साम्राज्ञी की उपाधि या कैसर हिंद की उपाधि तो याद रखने के लिए कहेंगे कि भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, 1877, 1911, 1921। कितनी बार? और 1877 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड लीटन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लीटन के काल में। इसी लॉर्ड लीटन के काल में 2 और चीज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पहला, आर्म्स एक्ट लागू हुआ और दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू हुआ। उससे 1 साल पहले 1877 ईस्वी में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया और भारत का साम्राज्ञी के रूप में घोषित किया था। समझ में आई? एक लाइन सिर्फ लिख लेंगे। ये भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन, भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन, भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार। एक लाइन में 1877, 1911, 1921, 1877, 1911, 1921। फिर अगला पॉइंट, लॉर्ड लीटन के काल में लॉर्ड लीटन के काल में हुए प्रथम दिल्ली दरबार में क्वेश्चन में 1877 ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत का
या कैसर ए हिंद घोषित किया गया, कैसर ए हिंद घोषित किया गया। अब लिखेंगे नहीं, दूसरी बार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में पहली बार जनगण मन अधिनायक जय हे को गाया गया था, ब्रिटिश महारानी को खुश करने के लिए। इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में दो परिवर्तन हुआ। पहला, 1905 ईस्वी में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, उससे बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया, जो 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू हो पाया। तीसरी बार 1921 में लॉर्ड रीडिंग के काल में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की ओर आया था, उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। पूरे भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का काफी विरोध किया गया। विरोध मार्च के रूप में हाथों पर कलाई पर काला पट्टी बांधकर उसका जबरदस्त विरोध किया गया। लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। ये अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लीटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी बताए थे 1878 में क्यों लाया गया, गौर से सुनिएगा। भारतीय पत्र पत्रकारिता को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, और यह अधिनियम मुख्य रूप से ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना अमृत सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों ही रात एक पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, बांग्ला एडिशन से इंग्लिश एडिशन में रूपांतरित हो गया। इस अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष। उत्तर भी निकल गया होगा। उत्तर क्या निकलेगा 21 नंबर में? डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र पर प्रतिबंधित करने के लिए। एक लाइन सिर्फ लिख लेंगे, 1878 वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लीटन के काल में, लॉर्ड लीटन के काल में, इसके काल में, लॉर्ड लीटन के काल में यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना सोम प्रकाश को बंद करने के लिए लाया गया था। क्योंकि इसमें सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, क्योंकि इसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफी आलोचना की जाती थी। अंग्रेजी सरकार को या अंग्रेजी सरकार की काफी आलोचना की जाती थी। अंग्रेजी सरकार की काफी आलोचना की जाती थी। अंग्रेजी सरकार की काफी आलोचना की जाती थी। और एक पॉइंट और क्वेश्चन पूछेगा, इस अधिनियम से बचने के लिए रातों ही रात बांग्ला से इंग्लिश में रूपांतरण कौन हो गया? अमृत बाजार पत्रिका। लिखेंगे इस एक्ट से बचने के लिए, इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका क्वेश्चन लिखेंगे संपादक मोतीलाल घोष
प्लस शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका रातों ही रात अपना बांग्ला एडिशन से, बांग्ला संस्करण से, किसमें, इंग्लिश संस्करण, इंग्लिश एडिशन में अंग्रेजी संस्करण में रूपांतरण हो गया। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष के द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला रातों ही रात बांग्ला एडिशन से अंग्रेजी एडिशन में, बांग्ला संस्करण से अंग्रेजी संस्करण में रूपांतरण हो गया। उत्तर भी निकल गया होगा डी। 22 नंबर चले, कितने तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है? तो सी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर एंजाइम काम करना बंद कर देता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है। कितने डिग्री पर? अब एंजाइम को कहा गया, एंजाइम को और क्या कहेंगे? एंजाइम विटामिन नहीं है, एंजाइम न ऊर्जा देता है, एंजाइम क्या करता है? एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। 23 नंबर, हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा अभी लिखाए थे? ट्राइटियम। 23 का डी नंबर ट्राइटियम। अभी बताए थे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें ट्राइटियम में क्या पाया गया? रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाएगा। 24 नंबर का चंद्रनगर किसकी बस्ती थी? चंद्रनगर फ्रेंच की बस्ती थी। उत्तर क्या निकलेगा? फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन हुआ 1664 ईस्वी में, 16 चौका 64। और फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख केंद्र बना पांडिचेरी। फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख केंद्र पांडिचेरी। हालांकि चंद्रनगर भी, सूती नाटा भी इसका प्रमुख केंद्र रहा। एक लाइन वहीं पर जोड़ने, जहां फ्रेंच कंपनी है वहीं पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी, पुडुचेरी वर्तमान नाम पांडिचेरी। क्वेश्चन, पांडिचेरी का वास्तुकार मार्टिन वाइट पांडिचेरी के वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वायुमंडल में मौसम परिवर्तन किस मंडल में? तो वायुमंडल के 5 परत, नीचे में ट्रोपोस्फियर, जिसे ही परिवर्तन मंडल कहा गया, क्षोभ मंडल कहा गया, सभी मौसम परिवर्तन इसी मंडल में। दूसरा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मध्य मंडल मीजोस्फियर, चौथा आयन मंडल आयनोस्फियर, और 5वां एक्सोस्फियर बहिर्मंडल, जिसमें हम लोगों के लिए लाभकारी में 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर है। 1 नंबर मौसम परिवर्तन, 2 नंबर में ही ओजोन परत है जिसे पृथ्वी का रक्षक छतरी कहा गया, और 4 नंबर आयन मंडल इसीलिए महत्वपूर्ण कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पुनः पृथ्वी की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोग मोबाइल पर बतिया लेते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, नेट का प्रयोग कर लेते हैं। यदि आयन मंडल नहीं रहता तो जियो बेटा जियो, सब जियो हो जाता। किसके कारण हम लोग इस सब का यूज कर पाते हैं? आयन मंडल के कारण। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। 25 का 1 नंबर, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश ठंडा प्रकाश देता है? जुगनू फायर फ्लाई कहा जाता है। जुगनू को क्या कहा गया? फायर फ्लाई। वो जो उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जन जो करता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, जो वायु के साथ घर्षण करके जल उड़ता है। अतः रात के समय जुगनू टिमटिमाते रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जुगनू में उत्सर्जित पदार्थ में क्या पाया गया? फास्फोरस, जो वायु के साथ घर्षण करके जल उठता। कहिएगा सर जुगनू केवल रात में क्यों चमकता है, दिन में कहने चमकता है? तो दिनों में वो चमकता होगा, लेकिन दिन में इतना बड़ा वेपर लाइट सूर्य जल रहा है, उसके सामने जब दीपक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, सड़क पर लगा हुआ स्ट्रीट लैंप का कोई वैल्यू नहीं रहता है, बड़का वेपर लाइट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये तो जुगनू है, भुकभुकाते रहता है। बरसात के दिनों में बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया
बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया बरसात के दिनों में क्या करती है? तो बच्चा देती है, अंडा देती है। अंडा को दुश्मनों से, सांप से खासकर रक्षा करने के लिए और कीचड़ को अपने चोट से, अपने पीक से लाकर घोंसला पर चिपका देती है। देखती है गौरैया का या जुगनू कहाँ कहाँ घूम रहा है। जुगनू को पकड़ कर लाया और उल्टा करके कीचड़ में चिपका दिया। 3 व 4 गो जुगनू भर रात उसके घोंसला को चकचकेले रहता है और सुरक्षा कर लेता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? रासायनिक संदीप्ति। रासायनिक संदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति क्या हो गया भाई? 26 का सी नंबर। एक लाइन निकलेंगे, आप छोड़ दो, एक लाइन निकलेंगे। जुगनू से उत्सर्जित पदार्थ, जुगनू से उत्सर्जित पदार्थ में फास्फोरस 25 हुआ, 26 को सर फास्फोरस पाया जाता है। उत्सर्जित पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है जो वायु के साथ प्रतिक्रिया करके जल उठता है, जो वायु के साथ प्रतिक्रिया करके जल उठता है, जिसके कारण वह शीत प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह शीत प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन जुगनू को फायर फ्लाई, फायर फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है।